अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक अगेन। चलें जी, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना सेकंड लेक्चर फ्रॉम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। और इसके अंदर हम दो एसएलओ कवर करने वाले हैं, एसएलओ नंबर 1.1.2 और 3। जी, तो 1.1.2 एसएलओ कहता है कि आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बीच में डिफरेंशिएट करना है। अब ये जो है एफ ए, ये है भाई फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए, विच मीन्स कि ये आपके एग्ज़ाम में नहीं आने वाला, लेकिन इसको हम पढ़ाकर आपसे क्लास टेस्ट ले कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आप फर्स्ट ईयर में इवें जो है ना केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं इन डेप्थ, और यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा गाइड किया जाएगा, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। अब पहले तो आते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड पे। अब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये मेजॉरिटी जो भी, ये सारे के सारे जो है ना, ये कार्बन और हाइड्रोजन इनसे मिलकर बनते हैं। और उनके साथ साथ ऑक्सीजन भी हो सकती है, नाइट्रोजन भी हो सकती है, और कोई और एलिमेंट भी हो सकता है, लेकिन जो प्राइमरी होगा वो कार्बन हाइड्रोजन नेसेसरी आपको मिलेगा। ऑन अदर हैंड जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें कार्बन हो सकता है या हाइड्रोजन हो सकता है, लेकिन ये आपस में बॉन्डेड हो ये लाजिम नहीं है। तो जो भी इनऑर्गेनिक होते हैं उनमें ये होता है कि कार्बन किसी भी अदर एलिमेंट के साथ बॉन्ड क्रिएट करता है, लेकिन हाइड्रोजन हो ये लाजिम नहीं। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन होना लाजमी होता है कार्बन के साथ। बाकी अदर एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, जैसे सल्फर हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एट्सेट्रा। अब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनते हैं या उन्हीं में से ड्राइव किए जाते हैं। जैसे कि अब पेट्रोलियम की बात करें तो वो देखें, वो प्लांट और जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म कई हज़ार साल पहले दफन हो चुके थे तबाही में, और वहीं पे उनको वो कन्वर्ट हो गए ऑयल और गैसेस में। तो ये जो हैं, जैसे कि मीथेन वगैरह गैस है, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि इनमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से ड्राइव किए गए हैं। यूरिया हो गया और ग्लूकोज का एग्जाम्पल दिया गया है, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, ये सारे के सारे हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं। जबकि जो इनऑर्गेनिक होते हैं ये मोस्टली मिनरल्स, मेटल्स और साल्ट्स वगैरह होते हैं जो कि आपके एनवायरनमेंट में मौजूद होते हैं और वहीं से आप लेते हैं। ऑफन फॉर्म कॉम्प्लेक्स। अब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये मोस्टली चेन्स और रिंग्स के फॉर्म में होते हैं और काफ़ी कॉम्प्लेक्स और लंबे लंबे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक इतने कॉम्प्लेक्स नहीं होते, सिंपल होते हैं। और इनके अंदर जो ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनके अंदर जो केमिकल बॉन्डिंग होती है वो हमें कोवेलेंट मिलती है, यानी कि ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं इंस्टेड ऑफ गेनिंग द कंप्लीट इलेक्ट्रॉन, ये आपस में शेयर करते हैं। और जबकि हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो उनमें आयोनिक जो होती है वो केमिकल बॉन्डिंग होती है, विच मीन्स के जो मॉलिक्यूल्स मोस्ट ऑफ द टाइम दे कंप्लीटली ऑब्टेन द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर एलिमेंट और आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि सोडियम क्लोराइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड के, अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के केस में नहीं होता, लेकिन फिर सोडियम क्लोराइड हो गया, सल्फरिक एसिड हो गया, इनमें ये होता है। ठीक है, तो मोस्टली आयनिक होती है, लेकिन समटाइम आपको कोवेलेंट भी मिल जाती है, जिस तरह से यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड यानी और वाटर के दरमियान है। तो ये हो गया हमारा इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिफरेंस। 1.1.3 डिफरेंशिएट बिटवीन कंडेंसेशन यानी डिहाइड्रेशन सिंथेसिस और हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। अब जी आते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है, तो आपने बायोलॉजिकल जो है वो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो पढ़े ही होंगे। ठीक है, तो अब आपने बायोलॉजिकल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो पढ़े ही होंगे, जहाँ पर आपको एटम से लेके बायोस्फीयर तक पढ़ाया जाता है कि किस तरह से एटम मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स मिलकर मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और यही मैक्रो मॉलिक्यूल सेल ऑर्गेनील, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, इस तरह। अब यहाँ से ये जो लेवल्स हैं ये है नॉन लिविंग। ठीक है, यहाँ से लिविंग स्टार्ट होता है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, वो या तो डायरेक्टली एलिमेंट्स एटम्स सॉइल से ऑब्टेन करेंगे और उनमें से मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, जिस तरह से हमारे पास प्लांट्स होते हैं। अब प्लांट्स हमारे
प्रोड्यूसर्स हैं वो खुद जो होते हैं वो अपना फूड सिंथेसिस करते हैं और वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज़ करते हैं और ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाते हैं, जैसे प्रोटीन हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गए और दूसरे मॉलिक्यूल्स। अब आते हैं एनिमल्स के ऊपर। अब एनिमल्स जो होते हैं वो प्रोड्यूसर्स नहीं होते, वो कंज्यूमर्स होते हैं। वो प्रोड्यूसर को खाकर उनमें से वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स अपने लिए ऑब्टेन करते हैं। अब जो मॉलिक्यूल्स प्लांट को चाहिए वो सेम टू सेम एनिमल को चाहिए, ये पॉसिबल नहीं। हाँ, उनकी कैटेगरी सेम होगी, लेकिन सेम मॉलिक्यूल, सेम केमिकल स्ट्रक्चर वो एनिमल के लिए भी काम करे, ये पॉसिबल नहीं। प्लांट के प्रोटीन्स अपने होंगे, एनिमल के प्रोटीन्स अपने होंगे, इनके जो न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस होगी वो अपनी होगी, इनकी अपनी होगी। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, तो ये दो तरह के रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। एक होता है कंडेंसेशन, जिसे डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कहा जाता है। दूसरा होता है हाइड्रोलाइसिस। जब भी ऑर्गेनिज्म को स्मॉलर यूनिट से मिलाकर मैक्रो मॉलिक्यूल यानी पॉलीमर बनाना होगा फ्रॉम मोनोमर यानी सिंगल यूनिट से, तो यहाँ पर कंडेंसेशन यूज होगा। और जब भी किसी ऑर्गेनिज्म को उस बड़े से मॉलिक्यूल को तोड़कर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स यानी दोबारा उसको उनके बेसिक यूनिट्स में कन्वर्ट करना है, तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। ठीक है, अब ये SLO अंडरस्टैंडिंग लेवल पे है। चलिए जी देखते हैं आगे। यहाँ पर एक रिएक्शन की इमेज है, एक मॉलिक्यूल ये है और ये है एक मॉलिक्यूल। अब कंडेंसेशन में होता क्या है कि दो मॉलिक्यूल, एक का हाइड्रोजन और दूसरे का हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH, ये रिमूव होते हैं और रिमूव होकर वाटर बनाते हैं। तभी कहते हैं कि जब भी कंडेंसेशन होगी वहां पर वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। ठीक है, और जब वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, हाइड्रोजन OH निकल गए यहाँ से, तो अब ये दो, एक ये मोनोमर है यानी सिंगल यूनिट, मोनो मीन्स सिंगल, म मीन्स यूनिट, और ये दूसरा मोनोमर है हमारे पास। ये दोनों आपस में मिलकर एक डायमर, डाई मीन्स टू, मर मीन्स मॉलिक्यूल, एक ऐसा मॉलिक्यूल बनाएंगे वो जो दो यूनिट्स पर मुश्तमिल है, कंसिस्ट ऑफ टू मोनोमर्स। तो इस तरह से अब ये रिएक्शन कंटिन्यू होगा और इसी तरह से इसका हाइड्रोजन नेक्स्ट जो होगा उसका OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव होगा और इसी तरह से एक लंबी चेन बनती जाएगी मॉलिक्यूल की, जिसे हम पॉलीमर कहते हैं। तो मोनोमर मिलकर डायमर बनाएंगे और डायमर, और इसी तरह से जब ये रिएक्शन कंटिन्यूस चलता रहेगा तो हमारे पास पॉली मीन्स मैनी, म मीन्स यूनिट, एक ऐसा मॉलिक्यूल मिलेगा जिसके अंदर बहुत सारे मोनोमर्स प्रेजेंट होंगे। तो कंडेंसेशन क्या है, एक ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर एक मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन रिमूव होगा, दूसरे से OH रिमूव होगा और ये मिलकर बाद में वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि कंडेंसेशन के अंदर वाटर रिमूव होता है। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पर वाटर रिमूव होता है इसीलिए इस कंडेंसेशन को दूसरा नाम हम डिहाइड्रेशन सिंथेसिस कहते हैं। डी मीन्स रिमूवल, हाइड्रो मीन्स वाटर, वाटर रिमूवल, एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है और इसी से हमारे पास कंडेंसेशन रिएक्शन आता है। अब इसका फायदा क्या है, जब भी ऑर्गेनिज्म को पॉलीमर्स यानी स्मॉलर यूनिट्स को मिलाकर बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनाने होते हैं तो वो कंडेंसेशन का यूज करता है। जिस तरह से फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड्स, अब पेप्टाइड्स लंबी चेन्स होती हैं अमाइनो एसिड की जो कि बाद में प्रोटीन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, सेल्यूलोज हो गया जो कि ग्लूकोज से मिलकर बनता है, ग्लाइकोजन हो गया जो कि ग्लूकोज से मिलकर बनता है। तो इसी तरह से जब भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनेंगे वो कंडेंसेशन के जरिए बनेंगे, जहां पर एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। अब ये कैसे रिमूव हुआ, एक मोनोमर से हाइड्रोजन दूसरे से OH रिमूव हुआ और वो बाद में मिलकर वाटर में कन्वर्ट हो गए। हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रो मीन्स वाटर, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। अब ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा और जो हमारा डायमर या पॉलीमर होगा उसको ब्रेक करेगा इनटू मोनोमर या यूनिट्स में। किस तरह से होगा, जब भी जो वाटर मॉलिक्यूल होगा वो क्या करेगा, सॉल्यूशन के अंदर दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, टूट जाएगा। एक बनेगा प्रोटॉन, दूसरा बनेगा OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब यहां पर
ये रिएक्शन ऑटोमेटिक नहीं होगा, कंडेंसेशन हो, हाइड्रोलाइसिस हो, हमें एक एंजाइम की नीड होती है। वो एंजाइम क्या करेगा, वो एंजाइम यहाँ से वाटर को ब्रेक करके एक हाइड्रोजन इस मॉलिक्यूल में ऐड करेगा इस साइड पे, और एक OH इस यूनिट में लगा देगा, और वापस इनको अपनी ओरिजिनल यूनिट यानी ओरिजिनल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देगा। अगर आपको याद होगा कि पहले ये इस तरह से, फिर वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ, OH और हाइड्रोजन रिमूव हुआ, तो कुछ इस तरह से रिएक्शन बना, मॉलिक्यूल बना, और फिर दोबारा इसका रिवर्स हुआ, H2O इसके अंदर आया और एक मोनोमर में हाइड्रोजन लग गया, दूसरे में OH लग गया, और इसको वापस उसकी यूनिट्स में कन्वर्ट कर दिया। दिस इज बेसिकली नोन एज हाइड्रोलाइसिस, मीन्स के ब्रेक डाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स इनटू मोनोमर्स या पॉलीमर्स इनटू मोनोमर्स बाय द एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है बेटा। और इसका एग्जांपल जो भी हमारे डाइजेस्टिव रिएक्शन होते हैं, यानी हम जो भी खाना खाते हैं वो पहले मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, फिर वो सब यूनिट्स में यानी प्रोटीन, अमाइनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट, मोनोसेक्राइड्स में यानी सिंपल शुगर्स में, लिपिड जो होते हैं वो ग्लाइसरोल और फैटी एसिड में कन्वर्ट होते हैं, और इसी तरह से फिर रीएब्जॉर्ब होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं हमारे ब्लड में। फिर वापस हमारे जो सेल्स होते हैं वो अपने हिसाब से उनको कंडेंसेशन के जरिए दोबारा प्रोटीन और बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है। तो दीज टू प्रोसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जहाँ पर मॉलिक्यूल्स बनते भी इन्हीं के जरिए हैं और टूटते भी इन्हीं के जरिए हैं। जब बनेंगे तो कंडेंसेशन होगा, जब टूटेंगे तो हाइड्रोलाइसिस होगी। अब ऐसे लोग कह रहा था कि डिफरेंशिएट बिटवीन कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलाइसिस, और क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग बेस पे था तो हमने इसको थोड़ा सा ज़्यादा डिस्कस किया। कंडेंसेशन और हाइड्रोलाइसिस में अब क्या डिफरेंस है? पहले तो कंडेंसेशन के अंदर वाटर रिमूव होता है, तभी हमने कहा था कि ये डिहाइड्रेशन सिंथेसिस है, और हाइड्रोलाइसिस के अंदर वाटर की एडिशन होती है। मॉलिक्यूलर इफेक्ट की बात करें तो यहाँ पर बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनते हैं विद दिस रिएक्शन। यहाँ पर बड़े मॉलिक्यूल छोटे यूनिट्स में ब्रेक डाउन होते हैं। ये जो रिएक्शन है ये एनाबॉलिक है, यानी इसमें मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और ये कैटाबॉलिक है, यानी इसमें मॉलिक्यूल टूटते हैं। जब भी कंडेंसेशन और रिएक्शन होगा वहाँ पर हमें ATP यानी एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है। हाइड्रोलाइसिस जब भी होगी वहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है। एंजाइम की बात करें तो दोनों के अंदर हमें एनर्जी और एंजाइम की, स्पेसिफिक एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। एग्जाम्पल की बात करें, प्रोटीन सिंथेसिस, DNA फॉर्मेशन, ये सारे के सारे कंडेंसेशन के जरिए होते हैं। और अगर हम हाइड्रोलाइसिस की बात करें तो डाइजेशन ऑफ फूड, ATP ब्रेकडाउन, ये सारे के सारे हाइड्रोलाइसिस के रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। यहाँ था हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट, और अपनी सजेशन के लिए कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।